नीलकमल का पलायन डॉ रामकुमार वर्मा। नीलकमल का पलायन डॉ रामकुमार वर्मा की एक अद्वितीय कहानी है। डॉ रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित लेखक अपने लेखन के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं और जटिलताओं को बड़ी गहराई से चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं। इस कहानी में भी उन्होंने एक अनूठी मुलाकात का चित्रण किया है, जो न केवल नायक के व्यक्तिगत संघर्षों को उजागर करती है, बल्कि पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तविकता और आदर्शवाद के बीच कोई सामंजस्य हो सकता है। क्या नीलकमल का पलायन सिर्फ भौतिक संघर्ष था, या उनके अंदर का एक आत्मिक युद्ध? क्या उनकी पत्नी और पुत्रियों के प्रति उनका समर्पण उन्हें महान बनाता है, या उनके प्रेम के पीछे कोई गहरी पीड़ा छिपी है? इस कहानी में नीलकमल की विदेशी पत्नी और उनका अनोखा संबंध भी एक सवाल खड़ा करता है। क्या प्रेम और त्याग के इन गहरे पहलुओं को समझना वास्तव में संभव है? नीलकमल की जीवन यात्रा, उनके संघर्ष और उनकी अनोखी मुलाकातों को जानने के लिए आइए हम इस रोचक कहानी को पढ़ें और देखें कि क्या हमें नीलकमल के जीवन में झांकने का अवसर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलकमल से मेरी भेंट अचानक ही नहीं हुई। रंगून की मुगल स्ट्रीट के 5वें तल्ले पर कई दिनों तक मुझे उनकी राह देखनी पड़ी थी, और आज भी मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उनसे मिलकर मुझे दुख नहीं हुआ। छी छी की बात आरंभ में ही कैसे आ गई। देखने सुनने में कोई ऐब नहीं था। उनके सांवले वर्ण में आकर्षण था, और उनके नयन ऐसे थे जैसे किसी बड़े मग्न ने वारुणी का सेवन किया हो। जब वह मुझसे मिलने आए तो एक विदेशी की तरह उन्होंने मेरा कायिक स्वागत नहीं किया, बल्कि युग युग से परिचित की तरह पहले थोड़ा झिनके, परंतु दूसरे ही क्षण उनका मुक्त प्रवाह मुझे और मेरे साथी को बहा ले गया। मैं जानता था कि तुम आ रहे हो, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने बड़े परिश्रम से तुम्हारे लिए सामग्री इकट्ठी की है। सच तो यह है कि तुम जिनके पीछे यहाँ तक आए हो वह मेरा भी प्रिय है। और उन्होंने प्रियतमा के पहले पत्र की तरह एक जर्जर नोटबुक बड़े स्नेह से अपने थैले से निकाली। पढ़ने लगे। वह सन 1903 में यहाँ आए थे। 36वीं गली में रहते थे। उनका रूप सुंदर नहीं था, परंतु उनका कंठ बड़ा मधुर था। कीप यूअर माउथ शट, यू आर ए चाइल्ड बिफोर मी, नीलकमल ने तुरंत कुछ कंपित स्वर में कहा, और फिर उस क्रोध को दूर करने के लिए उन्हें काफी देर तक बोलना पड़ा। मणि का परिचय यदि मैं अमृत शावक कह कर दूं तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी। गौरवर्ण, स्निग्ध लघु मुख और सदा मुस्कुराते नयन। पूरा भाषण सुनने के बाद उसने कहा, यह सब तो अमुक पुस्तक में लिखा है। कुछ नया बताओ मिस्टर नीलकमल, ये इतनी दूर से आए हैं। कीप यूअर माउथ शट, यू आर ए चाइल्ड बिफोर मी, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आखिर बीच में बोलना पड़ा। आपका बहुत आभारी हूँ मिस्टर नीलकमल। उस समय के कुछ लोग अभी जीवित होंगे, शायद उनसे मिलकर। गॉड ब्लेस यू। मिलकर देखिए, पर है कुछ नहीं, सब खोखले हैं, दूर के ढोल, कई वर्ष लगाए हैं। फिर सिगरेट का कश खींचा और हंसकर कहा, सब कुछ देख चुका हूँ, पाठेर दावी के एक एक स्थल से परिचित हूँ। बस बाबा, जरा कार का इंतजाम कर देना। बीवी के पैर में न जाने क्या हो गया है, डॉक्टर चीरा लगा देगा। बेचारी, उसको वहां से लेकर घर छोड़ना होगा। नीलकमल किस जाति, धर्म अथवा प्रांत के हैं यह बताने से कोई लाभ नहीं। वह मात्र एक व्यक्ति है, इसीलिए उनकी पत्नी विजातीय और विधर्मी ही नहीं, विदेशिनी भी है। सुंदरी, सुमुखी, यौवन में निश्चय ही रूपसी रही होगी। नीलकमल इस बुढ़ापे में भी उस रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते। छोटे से ऑपरेशन को लेकर बहुत ही व्यस्त हो उठे हैं, मानो मां तक पीड़ा हो रही है। ऑपरेशन के बाद बड़े आदर और स्नेह के साथ उसने विदेशिनी को अंक में भरकर कार तक पहुंचाया और अंदर बैठकर बार बार उसके मुख को उठाकर कहना शुरू किया, देखो तो इस मुख कमल को है कितना सुंदर है, अनुपमेय। 40 वर्ष पहले क्या हुआ, 17 वर्ष की लड़की, 21 वर्ष का लड़का, दोनों परम सुंदर, दोनों में प्रेम हुआ, दोनों भाग गए, शादी हो गई। फिर बीच बीच में पीड़ा से कराहती विदेशिनी की ओर अर्ध उन्मीलित नयनों से देखता हुआ गा उठा, तुम्ही विद्या,
तुमी धर्म त्वं हि प्राणी शरीरे बाहुते तुमी माँ शक्ति हृदय तुमी माँ भक्ति तुमराय प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे तुम उर्वशी हम नहुष तुमी डीजल इंजन हम गदा गाड़ी। सहसा मणि की याद आ गई। मैंने कहा, मणि को भी ले चलें? मैं कमांडर हूँ, मेरी आज्ञा मानो। मणि को मैंने इस पेड़ के नीचे खड़ा किया था, अब वहां नहीं है। छोकरा है, एकदम गैर जिम्मेदार। इन लोगों पर विश्वास मत करो बाबा, मुंह बूढ़े की बात सुनो। चलो ड्राइवर, पहले बीवी को घर छोड़ना होगा। आहा, कितना कष्ट है तुमको। उसके बाद भी क्या छुट्टी पा सके? गदगद होकर उसने कहा, आहा, साक्षात बुद्ध भगवान हमरी कुटिया में पधारे हैं। धन्य हो गया हूँ। साहित्यिक भगवान ही होता है। मैं भी साहित्यिक हूँ। बीमा आओ तो देखो कौन आए हैं। कृपा करके एक एक कप चाय ले लें। गरीबों का मोहल्ला, काठ के मकान, कच्चा फर्श, आगे की बैठक में पुस्तकों का बेतरतीब ढेर, आदिम युग की एक लंगड़ी मेज, भुजाहीन एक कुर्सी, स्टूल, रैक और इधर उधर बिखरे अनेक भाषाओं के अनेक अखबार, जैसे ये सब उसके स्वभाव से पूर्ण परिचित थे। सहसा एक एक करके उसकी तीनों पुत्रियां वहां आ गईं। तीनों सौम्य, सुंदर, जैसे माँ की प्रतिकृति हो। बौमा कहकर जिसे संबोधित किया गया था, उसी को दिखाकर नीलकमल ने कहा, बौमा मेरी माँ है, इस बार बेटी होकर आई है। आहा, क्या रूप है मेरी बेटी का, इस देश की स्टार नंबर 1 होगी। नीलकमल की वक्तृत्व कला का स्रोत अक्षय था। पुत्रियों के रूप गुण से सहसा वह अपने वेतन पर आ गया। बोला, मुझको 350 रुपए मासिक वेतन मिलता है। बड़ा बेटा सेना में कप्तान है। माँ को 65 रुपए महीना भेजता है। माँ ही सब कुछ है। माँ का राज्य है। हम तो उस राज्य के क्षुद्रातिशूद्र सेवक हैं। हनुमान है। आहा, हनुमान की पूंछ भी नहीं है। जरा ऑटोग्राफ बुक में अपने हस्ताक्षर तो बना दीजिए। भगवान की स्मृति गरीब की कुटिया में अमर हो जाएगी। प्रेम के बारे में कुछ लिख दीजिए। प्रेम ही एकमात्र शक्ति है। हाँ बौमा, लाना तो ऑटोग्राफ बुक। आहा, मेरी कविता की पुस्तक पढ़ी तुमने? कलकत्ता से कवि शेखर ने मुझे 3 पन्नों का पत्र लिखा है। क्या प्रशंसा की है मेरे जैसे मूर्ख की। गॉड ब्लेस यू। किसान का गीत उन्हें बहुत प्रिय है। और उसने गाना शुरू किया, वी सिंग द सॉन्ग ऑफ कल्टीवेशन ग्रेन, डिग द सॉइल, ए डेज टॉयल विद स्पेड इन हैंड ड्रेचिंग इन रेन। अगर बीमा चाय के प्याले लेकर न आती तो नीलकमल का यह सुमधुर अभियान संगीत क्या रुक पाता। वह भंगिमा देखने की चीज थी। उसी स्वर में उन्होंने याचना की, चाय पीकर बीमा का एक चित्र उतार देंगे। मेरी यह रूपसी बेटी सचमुच चित्र की वस्तु है। इस देश में एक दिन इसका नाम गूंजेगा। और कहा, आओ बीमा, भगवान बुद्ध तुम्हारा चित्र उतारेंगे। तुम भी आओ माँ, और बेटी तुम भी। और मेरी प्यारी मुन्नी कहाँ गई? और वह बेहद व्यस्त हो उठे। ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ इन सबसे निबटते निबटते धूप में तेजी आ गई। नीलकमल ने माफी मांगी और तुरंत ड्राइवर को लोअर पोजुंडंग रोड की ओर चलने का आदेश दिया। काफी दूर चलने के बाद वह एक स्थान पर उतर पड़े। वह देखो, वही 14 नवंबर था। युद्धकाल में बम वर्षा ने कुछ नहीं छोड़ा। ओह, वह भयानक दृश्य। ऊपर दृष्टि उठाकर हाथ जोड़े। कहा, तब मैं उत्तर में था। सांस रोककर उस विध्वंस लीला को मैंने देखा है। और फिर मेरे कान के पास मुंह लाकर कहा, 3 साल जेल में रहा हूं। क्यों? आहा, गॉड ब्लेस यू। तुम्हें पता नहीं, सेना में मैं बड़ा अफसर था और वीर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणोत्सर्ग का निमंत्रण दे रहे थे। आहा, भयंकर वर्षा, हवाई जहाजों की तूफानी गड़गड़ाहट, मूर्तिवत जनता के सामने मैंने उन्हें 8-8 घंटे तक भाषण देते सुना है, जैसे नीलकमल कहीं सुदूर अतीत में खो गए हों। फुसफसाकर कहा, लेकिन उन्होंने मुझ पर गबन का आरोप लगाया। गॉड ब्लेस यू। मेरी विदेशिनी ने तब किस किस के दरबार में ग्रहार नहीं की। कैसे उसने मेरी मुक्ति कराई, क्या वर्णन करूं। अच्छा, वह देखते हैं ना नंबर 269, यही तो नंबर 14 के स्थान पर नया मकान बना है। फोटो लो बाबा।
और उसके बाद बोले, यहाँ वह अखाड़ा था जहाँ कुश्ती करने के बहाने भारतीय क्रांतिकारी इकट्ठे होते थे। जहाँ सेना का भवन है वहाँ भारती का मकान था। उस तूफानी रात में उसी मकान से सबने सव्यसाची को जाते देखा था। वह देखो, उधर वहाँ बढ़ई, लोहार आदि गरीब लोग रहते थे। आओ, उधर आओ, क्रीक दिखाता हूँ। यहीं से छिपाकर यह नाव ले जाते थे और उधर मंकी पॉइंट की तरफ सव्यसाची के छिपने का स्थान था। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ घूम घूम कर देखा है। ठाकुर दा का होटल देखोगे? आहा, अब तो वहां मस्जिद है। नीलकमल की व्यस्तता कम नहीं हो रही थी और उत्सुकता के कारण मुझे यह सब अच्छा ही लग रहा था। इसीलिए लौटते समय 1 बज गया। मार्ग में सहसा नीलकमल ने कहा, मुझे खाना खिलाओगे? महान विपत्ति, मैं स्वयं किसी का मेहमान हूं। कुछ कहता तभी ड्राइवर बोल उठा, चलिए, वहां क्या कमी है? नीलकमल ने कहा, देखो भाई, तुम तो जानती ही हो, दाएं मोड़कर नुक्कड़ पर कार रोक लेना। आज बहुत मेहनत की है। बस 2 मिनट में आता हूं। उस 2 मिनट का अर्थ भोजन की मेज पर समझ में आ सका। नीलकमल की मस्ती देखते ही बनती थी। बोला, प्रेम किया है आपने कभी? आहा, प्रेम किया था चंडीदास ने। और उसने गाना शुरू किया, पीरिति रसैते ढाली प्राण मन, दियाछि तोमारे पाए, तुमी मोर गति तुमी मोर पति, मन नाही आन भाई, सती व असती तोमाते विदित, भाल मंद नाही जानी, कहे चंडीदास पाप पुण्य, मम तोमार चरण खाणी। आहा, और रूप माधुरी पासरिते नारी, कि दिए करीब बस, तुम्ही से तंत्र तुम्ही से मंत्र, तुम्ही उपासना रस यो, तुम सब साहित्यिक हो, एक प्रेम के पुजारी के पीछे पागल हो। जानते हो, जब प्रेम उपजता है तो क्या होता है? सखी की पुछ सी अनुभव मोए, सोई पीरिति अनुराग बाखानिते, तिले तिले नूतन होए कोची, जन्म अवधि हम रूप नेहारल नयन न निर्पित भेल, से हो मधुर बोल श्रवण ही शूनल श्रुति पठे परश न गेल क्या। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइत लाखे न मिलल एक। न जाने कब खाना समाप्त हुआ, पर देखा वह हाथ में ग्रास लिए कहीं दूर, अति दूर पहुंच गए हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलक किलक उठत गाय, फिरत भूमि लटपटाए, धाय मोहे गोद लेके दशरथ की रनिया। खाना खाओ भाई। नीलकमल। नीलकमल ने आंखें खोली। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए, और भी दुहक हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। फिर कई दिन बीत गए, नीलकमल के दर्शन नहीं हुए। मणि से पूछने पर उसने कहा, आजकल नीलकमल की खूब पिटाई होती है। हतप्रभ मैंने पूछा, कौन पीटता है? मणि बोला, उनकी पत्नी और पुत्रियां। विश्वास नहीं आया। वे सौम्य सुमुखियां उसे क्यों और कैसे पीटती हैं? मणि बोला, प्रेम और रूप से पेट भरता देखा है कभी? नीलकमल वेतन को भी प्रेम रस में घोलकर पी जाता है। आखिर वह देश छोड़ने के दिन आ गए। मन न माना तो एक दिन हवाई अड्डे जाते जाते उसके घर पहुंच गया। कहीं जरा भी तो अंतर नहीं, वही दृश्य, कहीं रूप। गदगद स्वर में पुकार उठे, आहा, गॉड ब्लेस यू। मैं कहता था ना कि भगवान अवश्य पधारेंगे। बीमा, देख तो कौन आए हैं, चाय तो ला। क्या कहूँ, विदेशिनी मरते मरते बची है। देखो ना, रूप कैसा मुरझा गया है। 7 दिन अस्पताल में रहना पड़ा, फिर से ऑपरेशन हुआ। क्षण भर में पत्नी, पुत्रियां और पुत्र भी हमारे चारों ओर थे। वही सौंदर्य, वही विनम्रता, वही गरीबी और वही अस्त व्यस्तता। साथी ने कहा, जा रहे थे, सोचा मिलते चलें। आहा, गॉड ब्लेस यू। मेरा उपन्यास तो देखा ही नहीं। यहाँ के जीवन पर इससे अधिकृत रचना आज तक नहीं हुई है। पूरा हो जाने पर। साथी बोले, यह तो आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आहा, गॉड ब्लेस यू। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इस तत्व को समझा। भारत जाकर किसी से कहना वह इसे जरा देख ले। 33 करोड़ देवताओं का देश है। मैंने कहा, अवश्य कहूंगा, लेकिन अब तो। बस्ता खोलकर उन्होंने पांडुलिपि निकाली। कहा,
तुम्हारे पहले साथी ने मुझे पत्र लिखा है। गॉड ब्लेस यू। कितना सुंदर पत्र है। मेरी बेटी के शील, सौजन्य और सौंदर्य पर वह कितना मुग्ध है। पढ़ो तो। ऐसा ही पत्र तुम भी लिखोगे क्या? कई देशों में घूमने के बाद फिर उसी स्थान पर लौटना पड़ा। संदेश भेजने पर एक दिन वह आए, लेकिन केवल कुछ क्षणों के लिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, जा रहे हो? कुछ सामग्री मिली? आहा, यहाँ के लोग छछे हैं, बास्टर्ड, किसी की मदद नहीं करते। मणि ने कहा, मिस्टर नीलकमल, आप गलत। कीप योर माउथ शट। यू आर ए चाइल्ड बिफोर मी। तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं। और वह लौट पड़े। बीवी बहुत बीमार है। अच्छा, जरा सुनो तो। जीने तक उन्हें छोड़ने गया। वहीं एक क्षण रुककर उन्होंने मुझे देखा और कहा, जानते हो, मैं रामकृष्ण परमहंस का अवतार हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। यद्यपि मणि ने इस बात का संकेत कर दिया था, लेकिन मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। नीलकमल ने कहा, आई एम गोइंग टू वव इट वन ऑफ दीज डेज। माई वाइफ इज शारदा माँ। हाँ, विदेशिनी शारदा माँ का अवतार है। मैं सच कहता हूँ, यू विल फ्लाई टू मी वन डे। अब तो जाओ। मैंने कहा, ऐसा है तो अवश्य आऊंगा। मैंने नेताजी के बारे में सामग्री इकट्ठी की है। शरद के बारे में भी बहुत परिश्रम किया है। तुम्हारे मेरे नोट मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, पत्र देना। दूंगा। बच्ची का फोटो भेजना, वो इस देश की स्टार नंबर 1 होगी। भेजूंगा। नीचे उतरते उतरते कहा, और मेरे पत्र की राह मत देखना। लिखना वही प्रेम है, वही सत्य है। और फिर एकदम नीचे उतरते चले गए। आज भी वहां से मित्रों के पत्र आते हैं, पर मणि के अंतिम पत्र में बड़ी चिंता की खबर है। लिखा है, नीलकमल की नौकरी छूट गई है। पढ़कर दर्द हुआ। माना कि रामकृष्ण परमहंस नौकरी नहीं करते थे, पर नीलकमल का यह पलायन। अब जाने दो, इसका फैसला करना मेरा काम नहीं है।